बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आज हम मैनेजमेंट की नेचर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, आपके सामने है मैनेजमेंट की नेचर 3 तरीके से हो सकती है। मैनेजमेंट एक आर्ट भी हो सकता है, मैनेजमेंट एक साइंस भी हो सकता है, मैनेजमेंट प्रोफेशन भी हो सकता है। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि साइंस है क्या, आर्ट क्या है, प्रोफेशन क्या है, तभी हमें पता चलेगा कि मैनेजमेंट तीनों में से क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्ट खुद क्या होता है, फिर बाद में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं है। आर्ट क्या है? देखिए, जी.आर. टेरी ने कहा था, ये मैं नहीं कह रही हूँ, जी.आर. टेरी ने कहा था। क्या कहा था? कि आर्ट इज़ ब्रिंगिंग अबाउट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स थ्रू एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट्स, यानी चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जिसके अंदर जो चीज़ की स्किल है उसको यूज़ करके वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स यानी कि इच्छित परिणाम को प्राप्त कर ले, उसे ही कला कहा जाता है। इसमें मैं देखिए, मैंने मेन पॉइंट्स नीचे लिखे हुए हैं यहाँ पर। इसे क्या बोलते हैं कि जैसे हर आर्टिस्ट, कलाकार का काम करने का तरीका अलग होता है ना। तो ये कला से रिगार्डिंग मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि लगातार प्रैक्टिस करने से आर्ट में सुधार आ जाता है, परफेक्शन आती रहती है। जैसे कोई पेंटर पेंटिंग करता है, या कोई बढ़ई जो है वो फर्नीचर बनाता है, या फिर हम बात करें कि जैसे कोई सुनार ज्वेलरी डिज़ाइन करता है। देखिए, मैंने तीनों एग्जांपल लिखे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन इस दुनिया में कोई भी काम करता है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ उसके काम में परफेक्शन आती चली जाती है। तो कला को आप समझ चुके हैं कि कला क्या होती है। बेटा, यहाँ ध्यान से समझना है आपने कि चातुर्य के प्रयोग से, यानी कि जो किसी के अंदर चातुर्य होता है, यानी कि किसी काम को करने की जो स्किल होती है, उस स्किल को यूज़ करके, चातुर्य के प्रयोग से यानी कि उस स्किल को यूज़ करके इच्छित परिणाम प्राप्त करना। इच्छित परिणाम का मतलब क्या है? कि जो बंदा वो काम करना चाहता है उस काम को वो पूरा कर लेता है, तो इसे ही कला कहते हैं। तो आई थिंक आपको कला समझ में आ चुकी है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगी कि कला क्या होती है। देखो, आप ये सब देख सकते हो कि मैंने क्या यहाँ पर आपको शो किया है। ये देखो, ये कच्ची लकड़ी है, ठीक है, जिसे एक बढ़ई यानी कि एक कलाकार के रूप में अगर हम बढ़ई को देखते हैं तो वो देखिए अपनी मेहनत से उसका कितना सुंदर उसने फर्नीचर बना दिया। आपके सामने आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखिए, जैसे ये क्या है? ये कच्चा सोना है, जैसे जो हमें नेचर से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, इस शक्ल में हमें चट्टानों के रूप में मिलता है ये। तो जो सुनार होता है वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, देखिए कितनी सुंदर उसने ज्वेलरी डिज़ाइन करी है, कितने सुंदर बारीक डिज़ाइन इसमें किए हैं। तो ये क्या है? एक कला ही तो है कि उसको अपना काम करने की कला है कि पहले वो शुरू में उसको काम इतना अच्छे से नहीं आता, वो तो धीरे धीरे वो अपने काम में घिस गया है, तो जिसकी वजह से उसका जो काम करने का तरीका है वो और ज़्यादा निखरता चला जा रहा है। तो ये चीज़ तो हो गई कला, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं पेंटिंग कलर्स हैं, ठीक। तो इन पेंटिंग कलर्स की मदद से ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई गई है। देखो, आपके सामने की बात है, कितनी सुंदर पेंटिंग। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं बना सकता, हमारे तुम्हारे जैसा कोई नहीं बना सकता। जिसके अंदर ये कला होगी वो कलाकार ही से बना सकता है। तो पेंट तो वही 10, 20, 50 रुपए के हैं, लेकिन उसने अपनी कला के माध्यम से इनको कितना सुंदर पेंटिंग में बदल दिया, देख सकते हैं आप। तो अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या मैनेजमेंट भी इसी तरह की कोई कला है क्या? तो हम आगे देखते हैं इस चीज़ को। देखिए, मैनेजमेंट को भी हम कला ही कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है, ये कुछ लोगों की तस्वीरें बनाई गई हैं। ये लोग वो मानकर चलिए कि जिनको अभी इतना अच्छे से काम करना नहीं आता। ये दूसरी पिक्चर जो मैंने आपके सामने दिखाई, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स, यानी कि जो लोग काम करने आए उनको मैनेजर ने अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करा कि कौन पर्सन किसके साथ काम करेगा, और उसके बाद वो पूरी तरीके से स्किल्ड लेबर बन चुके हैं, स्किल्ड वर्कर्स बन चुके हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये मैनेजमेंट की वजह से हुआ। तो इस एंगल से हमें भी समझ में आता है कि जैसे सुनार ने कच्चे सोने का कितना सुंदर जेवर बना दिए, और पेंटर ने 20-50 रुपए के कलर से कितनी लाखों रुपए की पेंटिंग में उसे कन्वर्ट कर दिया।
एक बढ़ई ने कच्ची लकड़ी जो कि जंगलों से मिली थी, उससे कितना सुंदर लाखों रुपए का फर्नीचर में से कन्वर्ट कर दिया। ये सब कला ही तो है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि मैनेजर ने भी तो एक सिंपल एक इंसान को जो कल तक 5 से 7 हज़ार रुपये कमाने लायक था, उसको अपनी कला के जरिए लाखों रुपए कमाने लायक बना दिया। तो हमें समझ में आता है कि हाँ, ये मैनेजमेंट जो है वो भी एक कला है। अब हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं ज़रा कि मैनेजमेंट कला कैसे है। देखो यहाँ पर मैंने लिखी हैं ये कला की विशेषताएं, ये लिखी हैं प्रबंध की विशेषताएं। ठीक है, ये उसी तरह से है जैसे हम दो लोगों को सामने बिठाकर उनकी शक्लें मैच करने की कोशिश करते हैं कि उसकी शक्ल उसके साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं कि एक तरफ हमने आर्ट को रखा, ये देखो एक तरफ हमने आर्ट को रख लिया और दूसरी तरफ हमने मैनेजमेंट को रख लिया। यहाँ पे मैंने आर्ट के फीचर्स बताए और यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट के फीचर्स बताए। और फिर उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका एक एक फीचर इसके एक एक फीचर के साथ अगर मैच करता है, परफेक्टली मैच करता है, तो लास्ट में हमें पता चल जाएगा कि हाँ, मैनेजमेंट पूरी तरीके से एक आर्ट है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। पहला है इसका पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल का मतलब हिंदी में लिखा हुआ है, इसको देखिए, व्यक्तिगत कुशलता। देखिए पहला लिखा है व्यक्तिगत कुशलता। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आर्ट का किसी तरह का कोई काम करने में किसी पर्सन को अपनी व्यक्तिगत, यानी कि जो उसकी खुद की अपनी पर्सनल होती है, व्यक्तिगत कुशलता की ज़रूरत है। व्यक्तिगत कुशलता का एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसा हुनर जो उसके खुद के अंदर है, वो दूसरे को दे नहीं सकता। मतलब पर्सनल स्किल की तरह, पर्सनल स्किल किसको कहेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 1 किलो मिठाई का डिब्बा है, तो क्या आप वो मिठाई दूसरे को बांट सकते हो? हाँ, दे सकते हो। लेकिन क्या आप अपनी पर्सनल स्किल भी दूसरे को दे सकते हो? कि क्या एक फादर अपने बच्चे को पर्सनल स्किल ऐसे ही उठा के दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो टाइम लगता है उसको सीखने और सिखाने में। तो पर्सनल स्किल वो चीज़ होती है कि जो एक बंदे के अंदर पर्सनली खुद के अंदर स्किल होती है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या एक पेंटर को पेंटिंग करने के लिए, या एक कारपेंटर को फर्नीचर बनाने के लिए, या एक मैनेजर को अपने वर्कर्स से बहुत अच्छे तरीके से काम कराने के लिए पर्सनल स्किल की ज़रूरत पड़ती है? तो कला में तो पड़ती है। ठीक है, तो अब हम ये देखें कि क्या मैनेजमेंट में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है? यस, हाँ, मैनेजमेंट में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ सेम लिखा है, इसका मतलब इसका ये वाला फीचर बिल्कुल सेम है दोनों में। किस में? कला में भी और मैनेजमेंट में भी। ठीक है, इसका दूसरा फीचर है प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान। यानी कि खाली ज़ुबान से बातें करने से कुछ नहीं होता। कि एक पर्सन ने, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे मान लेते हैं कि एक पर्सन ने स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग के ऊपर 50 किताबें लिखी हुई थी, सारी मार्केट से ख़रीद ली और सबको पढ़ लिया, और उसके बाद वो बोल रहा है कि मेरे को बहुत अच्छे से स्विमिंग करनी आती है, मैंने सारे टेक्निक सीख लिए हैं, और असली में उसने आज तक कभी पानी में कभी वो उतर के देखा नहीं है उसने। तो क्या आप उसे कह सकते हो कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है? नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज उसको नहीं है। लेकिन आर्ट, एक कला के लिए क्या प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है? अरे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसे पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना है, और ये वाली सिचुएशन को मैंने कैसे संभालना है, किस समय पर किस तरह का डिसीज़न लेना है। तो ये क्या हुआ? कला ही तो है। और क्या आपको लगता है कि मैनेजमेंट में भी ज़रूरत पड़ती है इस तरह की स्किल की? बिल्कुल भाई, बिल्कुल पड़ती है। तो इस एंगल से भी देखा जाए तो मैनेजमेंट भी एक कला है। कि इसका ये जो दूसरा फीचर है, ये इसके साथ बिल्कुल मैच करता है कि मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है और आर्ट में भी प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है। तीसरा है इसका रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि परिणाम प्राप्त करना। यानी कि जो कला होती है उसमें भी तो, जैसे एक पेंटर ने पेंटिंग बनानी है तो उसका मकसद होता है ना कि उसको क्या बनाना है पेंटिंग में। ऐसे ही एक मैनेजर भी होता है, वो भी बिना बात के काम नहीं कर रहा है, उसके पास एक मकसद होता है, जिस मकसद को पूरा करने के लिए वो अपने दिल जान लगा देता है। तो ये वाला फीचर भी, इनका तीसरा वाला फीचर भी मैच करता है। तभी मैंने देखो पहले में भी एस लिखा, दूसरे में भी एस लिखा, तीसरे में भी एस लिखा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ है हमारा डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस। जैसे कि मैं अभी पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी कला में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको उसमें डेवलपमेंट होती चली जाएगी। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल उसी तरीके से आर्ट में भी ऐसे ही होता है कि कलाकार जब बहुत पुराना हो जाता है, घिस जाता है अपने एरिया में, तो उसकी जैसी बात कहीं पर नहीं है। यानी कि जो प्रैक्टिस है, जो
वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है भाई। मैनेजमेंट क्या, दुनिया के किसी भी काम में प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बन जाता है। 5th पॉइंट है क्रिएटिव पावर। क्रिएटिव पावर का मतलब क्या होता है कि देखिए, 2 बातें मैं आपको कहूँगी। कई बार क्या होता है कि जो आपके सामने प्रॉब्लम आई है, अगर वो आपको प्रॉब्लम की शक्ल में ही नज़र आ रही है तो फिर इसका मतलब है एक नॉर्मल इंसान हो। लेकिन अगर आपको वो प्रॉब्लम, अगर आपको कोई मौका नज़र आ रही है, अवसर, अपॉर्चुनिटी की शक्ल में आप उसे देख रहे हो, तो आप सच में एक कलाकार हो। तो यहाँ पर भी यही चीज़ आती है कि क्या मैनेजर को भी क्रिएटिव पावर बोला जाता है क्या? बिल्कुल, मैनेजर्स को भी क्रिएटिव पावर अगर मैनेजमेंट में होगी, मैनेजर के अंदर होगी, तभी वो एक अच्छा मैनेजर कहलाएगा। यानी कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो उनके सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान रखता है, ना कि सॉल्यूशंस के लिए नई प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो मैंने लास्ट में लिखा है OS, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। मैनेजमेंट को पूरी तरीके से आर्ट कहा जा सकता है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि क्या मैनेजमेंट को साइंस भी कहा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है अब कि क्या मैनेजमेंट एक कहीं साइंस भी तो नहीं है? ज़रूरी तो नहीं है कि वो अगर आर्ट है तो वो साइंस नहीं हो सकती। क्या पता साइंस के साथ भी उसकी शक्ल मैच करे, साइंस के फीचर्स भी उसके साथ मैच करें। चलिए हम फीचर्स को मैच करके देखते हैं। अगर वो मैच हो गए तो हम कहेंगे कि हाँ, मैनेजमेंट एक साइंस है। अगर नहीं मैच हुए तो हम मना कर देंगे, सिंपल सी बात। तो चलो फीचर्स देख लेते हैं साइंस के। साइंस का पहला फीचर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि ये व्यवस्थित ज्ञान का समूह। इसका मतलब क्या है कि साइंस में किसी भी बात को ऐसे ही नहीं बोल दिया जाता, उसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च होती है, बहुत बड़ा रीज़न होता है, बहुत सारी बातें होती है। तो सिस्टमेटिक स्टडी होती है। तो साइंस में तो सिस्टमेटिक स्टडी होती है, चलो समझ में आ गया। तो क्या मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक स्टडी होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। मैनेजमेंट को समझने के लिए इसका सिस्टम समझना पड़ता है, जो कि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा कि मैनेजमेंट के भी 5 स्टेप्स होते हैं। आपको वो सीरियल ऑर्डर में उसी तरीके से पूरे करने पड़ते हैं। दूसरा है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी कि प्रयोगों पर आधारित। यानी कि जो साइंस के रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं वो रातों रात नहीं बन गए हैं कि एक कढ़ाई में डाल दिया और उनको वो बन गए। नहीं, वो प्रयोगों पर आधारित है, एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स करने में बहुत सालों का समय भी लग सकता है। तो इसी तरीके से जो मैनेजमेंट है उसमें भी जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो भी रातों रात नहीं बने हुए। वो भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स, जो साइंटिफिक मैनेजर्स थे, उन्होंने दिन रात खूब मेहनत करी है इन टॉपिक्स पर, और उसके बाद अपने प्रिंसिपल्स दिए। थर्ड है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इसका ये मतलब है कि जैसे जो साइंस का रूल होता है वो ये नहीं है कि एक जगह पर एप्लीकेबल होगा, दूसरी जगह नहीं होगा। वो सब जगह सेम बराबर तरीके से अप्लाई होगा। तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? बिल्कुल है। कैसे कि मैनेजमेंट चाहे आपका घर है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका स्कूल है, या कुछ भी है, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। 4th पॉइंट है अब हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका ये मतलब हुआ कि कारण और परिणाम में संबंध। तो क्या साइंस में ऐसा होता है? हाँ, होता है। इसका ये मतलब है कि कोई भी बात होती है, कोई भी रीज़न होता है, उसके पीछे मतलब कोई भी इफेक्ट होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि जैसे बारिश आने के पीछे कारण क्या होता है? वाटर साइकिल उसका कारण होता है। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी हर चीज़ के पीछे परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, इसके पीछे कारण क्या होगा? इसके पीछे कारण होगा उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। या एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? कि उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, इसी वजह से उसको नुकसान हो रहा है। यहाँ तक के तो सारे फीचर्स मैच करते हैं, लेकिन लास्ट वाला है हार्ड इन नेचर। जो साइंस होती है वो नेचर में थोड़ी हार्ड होती है, क्योंकि केमिकल्स होते हैं या मशीनरीज होती हैं, उनका मैनेजमेंट किया, उनकी साइंस जो होती है वो बहुत रिजिड होती है नेचर में। लेकिन जो मैनेजमेंट होती है ये ह्यूमन साइंस होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो सिर्फ ये वाला जो फीचर है इसका लास्ट वाला, ये फीचर इसका आपस में मैच नहीं करता है। एक पॉइंट पर इनकी शक्ल मैच नहीं कर रही, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस तो है, लेकिन पूरी तरीके से साइंस नहीं है। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हमने यही समझा है कि मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है। तो आर्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि आर्ट तो पूरी तरीके से है, लेकिन साइंस है, लेकिन पूरी तरीके से साइंस नहीं है।
चलो बच्चों, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है, तब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक्स।